हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है वान डे ग्राफ ज़ेनित्र, या इसे ही वान डी ग्राफ ज़ेनित्र के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या होता है वान डे ग्राफ ज़ेनित्र, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि वान डे ग्राफ ज़ेनित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वान डे ग्राफ जो ज़ेनित्र है बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने पर फोकस करते हैं। देखिए, विद्युत विभव तथा धारिता ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसके चैप्टर का ये 8वां वीडियो है। 8वां वीडियो का मतलब ये है कि अभी तक हमने 7 वीडियो बना दिया है। यदि आपने 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिजिक्स का लिंक दे दिया है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि वान डे ग्राफ ज़ेनित्र होता क्या है। वान डे ग्राफ ज़ेनित्र होता क्या है, तो देखिए वान डे ग्राफ ज़ेनित्र क्या है, एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उच्च विभव वाले हम वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब उच्च वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो उच्च वोल्ट या उच्च वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है तो कितना, तो याद रखेंगे लगभग 10 लाख तक का वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है। समझ रहे हैं, 10 लाख वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है इस यंत्र के द्वारा। इस मतलब किस यंत्र के द्वारा, वान डे ग्राफ ज़ेनित्र के द्वारा 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वान डे ग्राफ ज़ेनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब यदि उच्च क्या करना है, उच्च विभव का वोल्ट उत्पन्न करना है तो हम वान डे ग्राफ ज़ेनित्र का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। वान डे ग्राफ ज़ेनित्र एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। पहला परिभाषा कंफर्म, आते हैं जी। अब दूसरा अब हम जानेंगे वान डे ग्राफ ज़ेनित्र का सिद्धांत क्या होता है। भैया इसका क्या सिद्धांत होता है इसको आप समझिएगा। तो वान डे ग्राफ ज़ेनित्र का निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। मतलब इसको 2 भागों में इसको उन्होंने बताया है, 2 पॉइंट्स में बताया है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है वान डे ग्राफ ज़ेनित्र का कार्य करने का 2 सिद्धांत निम्नलिखित है। मतलब वान डे ग्राफ ज़ेनित्र किस प्रकार कार्य करता है उसका सिद्धांत निम्नलिखित है। अब वही 2 है, एक एक करके समझेंगे। तो लिखा गया वान डे ग्राफ ज़ेनित्र का कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा है भैया, तो सबसे पहला यहाँ पे है, ठीक, सबसे पहला यहाँ पे है, सबसे पहला है कि किसी आवेशित चालक, ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझना है। कह रहा है कि किसी आवेशित चालक का विद्युत विसर्जन उसकी नुकीले सिरों पर अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आवेशित चालक है, ठीक है, तो उस आवेशित चालक पर जो विद्युत विसर्जन होगा ना उसके नुकीले सिरों पर अधिक होगा। तो इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसे सपोज डेट, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं अगर आपको फिगर से बताऊं, ठीक, देखिए एक हमने ये एक प्रकार का चालक है। क्या है, ये एक चालक है। तो इस चालक पर देखिए ये आवेशित चालक आ गया ना, तो सपोज डेट मान लेते हैं, मैंने ऐसा मान लिया कि ये एक चालक है। इस चालक पर हम यहाँ पर आवेश देते हैं, ठीक है। इस चालक पर हम मान लेते हैं सपोज डेट, इस चालक पर हम क्या दे रहे हैं, इस चालक पर हम आवेश दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने आवेश दिया, तो आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आवेश दिया ना, तो आवेश हम यहाँ पे देंगे, बट ये आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके यहाँ तक चला जाएगा। और इसकी नुकीला जो सिरा है, इसका नुकीला सिरा कहाँ पर है भैया, यही ना नुकीला सिरा है। तो यहाँ पर आवेशों की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है, आवेशों की मात्रा यहां पर अधिक हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आवेशों की मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आवेशों की मात्रा कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत विसर्जन यहाँ पे अधिक होगा।
वही बात कहा जा रहा है कि किसी आवेशित चालक का जो विद्युत विसर्जन होता है वो उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। यहाँ पर विद्युत विसर्जन अधिक होगा, इसलिए आवेश देख रहे हैं सबसे ज्यादा नुकीले सिरों पर ही होगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आगे आपको पता चलेगा क्या होता है ये नुकीला, ठीक है, जब हम इसकी रचना बताएंगे तो वान डे क्राफ्ट जनरेटर का। फिलहाल आप इतना समझ गए कि जो आवेशों का विद्युत विसर्जन होता है वो नुकीले सिरों पर अधिक होता है, मतलब जहां नुकीला सिरा होगा वहां पर आवेश ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होंगे। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि खोखले गोले पर आवेश उनके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खोखले गोले पर क्या होगा, खोखले गोले पर जो आवेश होंगे, खोखले गोले पर आवेश जो होंगे वो उनके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होगा। इसका मतलब ये है, सपोज मैं आपको एग्जांपल से ही बता दूं तो देखिए ये क्या है, ये एक खोखला गोला है, ये क्या है, एक खोखला गोला है। तो इस पर जो आवेश होगा, ये खोखला गोला है तो इस पर जो आवेश होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होगा। मतलब जब हम इस पर आवेश देंगे तो इसका जो आवेश होगा ना इसके बाहर वाले पृष्ठ पर ही होगा, ऐसा नहीं अंदर नहीं होगा, इसके बाहरी सतह पर ही आवेश उत्पन्न होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ, ये बाहरी पृष्ठ है तो उसकी बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होता है, मतलब उपस्थित होता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये सिद्धांत है सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा। तो सिद्धांत दो ही है। सबसे पहला कि जो यहाँ पे आवेशित चालकों का विद्युत विसर्जन होता है उसकी नुकीले सिरों पर अधिक होता है, और दूसरा किसी गोलीय चालक पर जो क्या होगा, आवेश उसकी बाहरी पृष्ठों पर उपस्थित होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वान डे क्राफ्ट संयंत्र का सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। एक एक चीज को हम समझेंगे, आप ध्यान से केवल समझते हुए चलिएगा। मेरा लक्ष्य यही है, कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें, समझ कर याद करेंगे हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे जी, ठीक। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमने लिया है रचना। अब समझते हैं रचना क्या होता है। अब देखिए रचना अब हम जान लेते हैं। देखिए रचना के लिए आपको ये फिगर समझना होगा। 1 मिनट में देख लूँ, थोड़ा सा ब्लैक जो रेड से हमने लिखा है ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, रेड भी दिखाई दे रहा है। देखिए रचना आपको समझने से पहले इस फिगर को आप समझेंगे, वही तो रचना में आप लिखेंगे ना कि इस कैसे बना है, इसकी बनावट कैसी है, उसी को तो रचना कहते हैं। तो समझिए, देखिए सबसे पहले एक हमने खोखला गोला लिया है जो है S1। क्या हमने कहा कि सबसे पहले एक हमने खोखला गोला लिया है जो है S1 है, और इसको ये इस जो खोखले गोला है इसको 2 अचालक स्तंभ, मतलब अचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी हो गया, सूखी हुई लकड़ी। तो जब एक खोखला गोला है, ठीक है, मतलब एक खोखला चालक है S1 जिसको 2 अचालक स्तंभ A और B पर रखा गया है। देख रहे हैं A और B एक क्या है, प्लेट है, इसी पर रखा गया है इस गोले को। तो वही कहा जा रहा है कि एक खोखला गोला S1 है जिस पर 2 अचालक स्तंभ A और B पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या होती हैं, 2 घिरनियां होती हैं P1 और P2। और इस P1 और P2 में ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रहा है ये सिल्क और रबड़ की बनी क्या होती है, एक पट्टी होती है, या हम बेल्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये P1 और P2 क्या है, P1 और P2 एक घिरनी है जिसमें ये क्या लगा रहता है, पट्टी लगा होता है, सिल्क या रबड़ की पट्टी लगी होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आपने गए होंगे तो, जैसे कि जो गेहूं होता है, ठीक है, तो गांव में क्या होता है कि गेहूं को हम लोग ले जाते हैं मशीन में, उसको क्या करते हैं, उसको पहले हम लोग बुनते हैं, उसको पिसवाते हैं, उसके बाद हम फिर से वापस घर ले आते हैं। तो जब आपने मशीन को देखा होगा तो उसमें भी एक पट्टी लगी होती है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे ये छोटा आपको फिगर बताया जा रहा है ना, तो इसलिए तो उसी प्रकार उसमें भी एक गोला होता है, उसमें भी पट्टी लगी होती है। उसी प्रकार ये P1 और P2 2 घिरनियां हैं और इसके अंदर रबड़ और सिल्क की 2 पट्टियां लगी होती हैं।
और यहाँ पे याद रखेंगे इनके मतलब इस पट्टी के P1 जो पट्टी है, यहाँ पे जो पट्टी रबड़ और सिल्क की पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर C1 कंघा मतलब एक कंघा C1 लगा होता है और इसके पास में एक कंघा C2 लगा होता है। और जैसे ही हम इस C1 को किससे उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ दिया जाता है और इसको पृथक्कृत कर दिया जाता है। अभी केवल हम रचना पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपने समझा, क्या समझा आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक गोलीय चालक है जो है S1, जो दो अचालक स्तंभ A और B पर रखा गया है। इसमें दो P1 और P2 घिरनियां होती हैं जिसमें क्या रबड़ और सिल्क की पट्टी क्या है लगी होती है। इसमें दो घिरनियां C1 व C2 हैं तथा C1 को उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इतनी ही बात आपने समझा, यही बात आप लिखेंगे। अब देखिए एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ये कहां से हो जा रहा है भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 होता है। इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 होता है जो दो अचालक स्तंभ A और B पर उपस्थित होता है। जो दो अचालक स्तंभ A और B पर क्या होता है उपस्थित होता है, ठीक है, रखा गया होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि तथा इसमें एक रबड़ व सिल्क का बेल्ट लगा होता है। तथा इसमें एक क्या होता है, रबड़ और सिल्क का एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है, जो दो घिरनियां P1 व P2 द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, रबड़ व सिल्क का एक बेल्ट लगा होता है जो P1 और P2 जो घिरनियां हैं इसे विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, ठीक है। तथा इसमें दो नुकीला कंघा C1 व C2 होते हैं। तथा इसमें दो नुकीला कंघा C1 व C2 होते हैं, ठीक है। C1 कंघा पर उच्च विभव वाले स्रोत DC के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। देखिए हमने कहा ना कि C1 जो कंघा है इसे उच्च विभव वाले विद्युत विभव से जोड़ दिया जाता है, परंतु यहाँ पे कह रहा है कि उच्च विभव वाले स्रोत DC के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए धन टर्मिनल से जोड़ा गया है कि नहीं। अरे भैया आपको पता है कि जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस वाला होता है, छोटा वाला माइनस, तो प्लस से ही ना जोड़ा गया है, तो वही कहा जा रहा है कि धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो यही तो रचना है, सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। वही बात है सेम टू सेम कि एक धातु का खोखला गोला S1 है, तो एक धातु का खोखला गोला S1 है जिसमें दो अचालक स्तंभ A व B पर रखा गया है। इसमें रबड़ व सिल्क का एक क्या होता है, बेल्ट होता है जो दो घिरनियां P1 व P2 की सहायता से विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, ठीक है। तथा इसमें दो नुकीला कंघा C1 व C2 है। C1 कंघा को उच्च विभव वाले धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यही तो है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। ले लिए होंगे जी। चलिए देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ। अब आपको समझना है इसकी कार्यविधि। देखिए यहाँ पे कार्यविधि है, क्या है इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कार्यविधि हमने लिखा है, फिलहाल यहाँ पे फिगर तो है नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जो ये C1 कंघा है, C1 जो कंघा है इससे जो उच्च विभव वाले बैटरी से जोड़ा गया है। तो जब हम इससे विद्युत धारा देते हैं, ध्यान से समझेंगे, तो सबसे पहले इस बैटरी से हम C1 जो कंघा है, नुकीला कंघा, इसी पर ना हम आवेश देंगे। तो जैसे ही हम इसमें आवेश प्रोवाइड करते हैं तो कंघा कैसा है, नुकीला है। और हमने सिद्धांत में पहली बात आपको यही बताया था कि जब भी कोई हमने आपको बताया था ना कि हमने इस प्रकार बताया था कि जब भी नुकीला होता है तो नुकीले पर क्या होता है, विद्युत विसर्जन अधिक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आवेश नुकीले सिरों पर ही होगा।
तो जैसे ही हम इसमें से आवेश देते हैं तो इस कंघे के नुकीले सिरों पर आवेश ज़्यादा होता है। तो ये आवेश जब नुकीले सिरों पर अधिक होगा तो ये फैलेगा। तो ये जो सिल्क और रबड़ की पट्टी दिखाई दे रही है, तो इसकी सहायता से यहाँ पे जो आवेश है वो चला आता है C2 पर। और C2 का जो आवेश है ये C2 की सहायता से इस पर भी जब यहाँ से आवेश यहाँ पे आता है तो इसका नुकीला सिरा है तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न होगा। फिर से ये आवेश क्या चला जाता है, ये जो खोखला गोला है, तो हमने आपको बताया था दूसरा कि खोखले जो गोला होगा उस पर जो आवेश होगा वो उसके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होता है। तो उसी प्रकार जब आवेश यहाँ पे जाता है तो अंदर तो विद्यमान रहेगा नहीं, खोखला गोला है तो इसके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होता है, उपस्थित होने लगता है। एक समय आता है कि यहाँ पे बहुत सारे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इधर से लगातार दिया जा रहा है, ये आवेश रख नहीं रहा है, ये सीधा पहुंचा दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। तो वही बात है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम ऊपर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंघा C1 पर उच्च विभव पर धन आवेश देते हैं। मतलब कंघा जो C1 है उस पर उच्च विभव पर धन आवेश देते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे ले चलूँ तो देखिए ये कंघा C1 है, इस पर उच्च विभव पर धन आवेश हम देते हैं। तो जैसे हम इस पर धन आवेश देंगे, तो देखिए क्या हो जाता है। जैसे हमने इस पर धन आवेश दिया तो क्या होता है, जिसके कारण कंघा C1 पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमने कहा कि कंघा C1 पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न होगा तथा रबड़ और सिल्क की डोरी से आवेश C2 कंघा तक पहुंचता है। तो हमने कहा ना कि जैसे ही हम इस पर आवेश देंगे तो यहाँ पर C1 कंघा पर आवेश ज़्यादा हो जाएगा, तो रबड़ और सिल्क का ये बेल्ट है, इसकी सहायता से आवेश C2 तक पहुँचेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या होगा, रबड़ और सिल्क की डोरी से आवेश C2 कंघा तक पहुंचेगा तथा कंघा C2 से धन आवेश S पर इकट्ठा हो जाता है। मतलब कंघा C2 से जो धन आवेश होता है वो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, S पर इकट्ठा हो जाता है। कंघा C2 से जो धन आवेश होता है वो S पर इकट्ठा हो जाता है। अरे भैया S क्या है, S यहाँ पे ही तो है ना, S यही तो है खोखला गोला। तो S पर S के ऊपर क्या होगा, उपस्थित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद फिर से कहा जा रहा है तथा लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में जाने लगता है। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें लगातार आवेश ऐसे जाता रहता है तो ये आवेश बढ़ता रहेगा, ये आवेश लगेगा बढ़ते ये आवेश हवा में जाने लगेगा। अब ये बताइए कि हवा में आवेश जाने लगेगा तो ये तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आवेश तो दिखाई देगा नहीं कि कहाँ तक फैला है, हवा में आवेश रहेगा। तो अब 10 लाख वोल्ट का ये विभव उत्पन्न कर रहा है, तो ये हानिकारक होगा। हानिकारक होने के कारण इसको क्या किया गया कि इसको एक अचालक स्तंभ से इसको क्या कर दिया गया, इसको पूरी तरीके से घेर दिया गया, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है कि क्या हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तथा लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में जाने लगता है। इससे बचने के लिए स्टील का एक आवरण लगा दिया जाता है। किसका, स्टील का एक आवरण लगाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें स्टील का एक आवरण से इसको पूरी तरीके से ढक दिया जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका कार्यविधि। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी तरीके से जो 1D ग्राफ सैनित्र है या 1D ग्राफ सैनित्र है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप क्लास जो 12th है उसकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप चाहें तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। एक और बात याद रखेंगे कि जो वनडे ग्राफी जननेत्र है, ये हर टॉपिक मतलब ये हर बोर्ड एग्जाम में अभी फिलहाल ये नहीं है। जैसे यूपी बोर्ड में इसको शायद इसको काट दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किस बोर्ड में ये है, किस बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।